नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश इंस्टीट्यूट पर। आज जो चैप्टर लेकर हम आए हैं सीटेट, और ये सीटेट का एग्ज़ाम भी जनवरी 2024 में लगा हुआ है। हम इस सीटेट पर बाल विकास का प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोगों को 1 महीने के अंदर। 1 महीने पर ये पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट पर हम आपका रिवीजन करा देंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर क्या कह रहा है? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? अब यहाँ पर पूरा क्या बात कर रहा है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की बात कर रहा है। तो किसने की थी ये दोस्तों याद करना है आप लोगों को। वुंड ने की थी। ये कई बार पूछे भी गए एग्जाम में। अब वुंड के बारे में और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वुंड कहाँ के थे, ये मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना तो इन्होंने की भी थी, और क्या क्या थे इनकी पोस्टें, और क्या क्या थी, किस किस क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो ये जर्मन के थे। कहाँ के दोस्तों? जर्मन के थे। और ये साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक के साथ साथ ये चिकित्सक भी थे, दार्शनिक भी थे, प्राध्यापक भी थे। विल्हेम मैक्समिलियन वुंड इनका पूरा नाम है। यदि बात करते हैं कि वुंड का पूरा नाम क्या है, विल्हेम मैक्समिलियन वुंड। ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना भी इन्होंने की। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे बोला जाए, यदि क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, किसे माना जाता है दोस्तों? वुंड को। वुंड का पूरा नाम क्या है? विल्हेम मैक्समिलियन वुंड। और आगे क्या कह रहा है? वुंड ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने मनोविज्ञान को विज्ञान माना है? तो हम लोग बोलेंगे वुंड। वुंड ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, इन्होंने सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा। तो एक दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है, क्या नाम है उनका, जिन्होंने अपने आप को सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कहा? तो हम क्या लगाएंगे उसमें? वुंड लगाएंगे। आगे क्या कह रहा है? वे प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। यदि बात करते हैं कि प्रायोगिक मनोविज्ञान की, तो यही बात है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला दोनों एक ही चीज़ है। वे प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। आगे दोस्तों क्या कह रहा है? सन 1879 में लिपजिंग विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय का नाम भी याद रखना है आप लोगों को, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। यहाँ से भी एक दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? वो क्या नाम है? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापना की गई थी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना लिपजिंग विश्वविद्यालय में की गई। इसके बाद जब ये लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हो गई, इसके बाद से क्या परिवर्तन हुआ? इसके बाद से परिवर्तन ये हुआ कि इसके बाद मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विद्या माना जाने लगा, कि हाँ, मनोविज्ञान भी एक स्वतंत्र विद्या है, सभी लोगों को इस विद्या के विषय में जानकारी होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? छात्र अधिगम का वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वार्क मॉडल किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? कोहलबर्ग, पियाजे, इरिक्सन और नील फ्लेमिंग। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो नील फ्लेमिंग है। तो अब बात करते हैं कि छात्र अधिगम का वार्क मॉडल क्या है। तो वार्क मॉडल हम आपको बता देते हैं कि वार्क मॉडल होता क्या है। दोस्तों, वार्क मॉडल दो हैं, मतलब मॉडल ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है VAK और एक होता है VARK। वार्क होता है, एक वार्क होता है। ये दोनों प्रकार से क्या है? मॉडल हैं। तो वार्क मॉडल में क्या होता है? ये जो मॉडल हैं दोनों कोई न किसी प्रकार के शैलियाँ सिखाती हैं, सामने वाले व्यक्ति को कोई ना कोई जानकारी देते हैं। तो VAK के अंदर क्या आता है? VAK किस प्रकार की शैलियाँ सिखाती है? इसमें कोई भी चीज़ दिखा दी जाती है दृश्य से संबंधित, और या तो यहाँ पर दिखा दिया जाता है और सुना दिया जाता है, श्रवण से संबंधित।
कोई भी वस्तु दिखा दी गई तो उससे सामने वाले व्यक्ति को नॉलेज आता है। कोई भी चीज़ सुना दी जाती कहानी के तौर पर, कोई लेक्चर टाइप में दे दिया जाता है। तो इस दो प्रकार से किसी सामने वाले व्यक्ति को जो शैलियाँ सिखाई जाती हैं, जो नॉलेज दिया जाता है, वो वाक के अंतर्गत आ जाता है, वो वॉक मॉडल कहलाता है। तो वाक मॉडल क्या है? इसमें दृश्य भी रहेगा, श्रवण भी रहेगा। इसमें क्या रहेगा? दृश्य भी रहेगा, श्रवण भी रहेगा, साथ ही साथ इसमें पढ़ने और लिखने, ठीक दोस्तों, पढ़ने मतलब कि यहाँ पर व्यक्ति को यह भी बताया जाता है कि किसी भी कोई भी भाषा कैसे पढ़ना है और कोई भी भाषा कैसे लिखना है। तो पढ़ने का ज्ञान दिया जाता है और लिखने का ज्ञान दिया जाता है। साथ ही साथ वस्तु को दिखा करके यहाँ पर नॉलेज दिया जाता है और श्रवण के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से भी यहाँ पर शैलियाँ सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार से हैं और ये 2 प्रकार, वाक के अंतर्गत 2 आते हैं और वार्क के अंदर 4 आते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पर 1947 है या 1920 है या 1940 है या 1900 है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन जो लगाएंगे 1900 को क्या माना गया है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना गया है। आगे क्या कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में? शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल में वर्ष 1889 से जी स्टेन हॉल के प्रयासों से माना जाता है। बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ कब से माना गया है? 1889 से माना गया। यहाँ पर औपचारिक की बात कर रहे हैं अभी कि औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल का 1889 से जी स्टेन हॉल के प्रयासों से माना जाता है। आगे क्या हुआ? जी स्टेनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है। स्टेनले हॉल को क्या माना जाता है? बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है कि स्टेनले हॉल जो है चाइल्ड के विषय में, बाल जो छोटे बच्चे होते हैं उनके विषय में जो इन्होंने रिसर्च किया है, सबसे ज़्यादा रिसर्च स्टेनले हॉल की बात कर रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है कि बच्चों के विषय में सबसे ज़्यादा रिसर्च इन्होंने किया। फिर इसके बाद क्या हुआ? थार्नडाइक आए। थार्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1900 में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को एक दृढ़ता मिली। तो यहाँ पर 1900 से बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। जो मनोविज्ञान की अब उत्पत्ति की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अब प्रशिक्षण महाविद्यालय बन गए, तो कब हुआ? 1900 में हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो आंसर आएगा वो 1900 आएगा, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है कि 1889 में ये काम हो गया था, बट नहीं, यहाँ पर क्या है? स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। थार्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1900 में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना हो गई थी। तो यहाँ से ही उत्पत्ति माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन पर। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? अब यहाँ पर किससे नहीं पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है कि किससे नहीं है। तो शिक्षक मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन। हाँ, इसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है। तो ये साइकोलॉजी के अंतर्गत हम जानकारी निकाल लेते हैं। तो ये मानव व्यवहार का अध्ययन होता है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। हाँ, हम सामने वाले व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं को देख करके उसके विषय में हम कुछ शब्द कह सकते हैं कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में किस टाइप का व्यवहार कर रहा है आपसे, उसकी प्रक्रिया क्या है, मानसिक व्यवहार। सीखने के तरीकों का अध्ययन। हाँ, ये सीखने का तरीका भी सिखाता है, उसका भी अध्ययन होता है यहाँ पर। और फिर चौथा ऑप्शन है संचार माध्यमों का अध्ययन। तो ये संचार तो एक टेक्नोलॉजी संबंधित हो गया और ये मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। तो संचार माध्यमों का अध्ययन ये नहीं है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर हम डी पर लगाएंगे। आगे देखो कुछ और भी कह रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान की ही शाखा है। कैसी शाखा है? जो शिक्षा का मनोविज्ञान रूप में अध्ययन कराती है।
जो यहाँ पर मनोविज्ञान की शाखा है और ये शिक्षा का क्या करता है, मनोविज्ञान के रूप में जो नॉलेज दिया जा रहा है वो साइकोलॉजी के रूप में दिया जा रहा है, मनोविज्ञान के अध्ययन के रूप में दिया जा रहा है। इसका संबंध मानव के व्यवहार, इसका संबंध किन किन से है, जैसे मानव का व्यवहार हो गया, मानसिक प्रक्रियाओं का हो गया, सीखने का तरीका यहाँ पर होता है, व्यक्ति और समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नताएं, पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधियाँ, मापन, मूल्यांकन आदि संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर मनोविज्ञान के अंदर बहुत से शब्द हैं, ये सब शब्द आपको याद रखना है कि व्यवहार के माध्यम, मानसिक प्रक्रियाएं, सीखने के तरीकों, व्यक्ति और समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नताओं, पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधियाँ, मापन, मूल्यांकन और भी आदि से संबंधित हैं और ये संचार इस पर नहीं आता है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कौन सी है, कला है, विज्ञान है ना। ये खाली कला नहीं हो सकता है और खाली विज्ञान नहीं हो सकती है कि मानो कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, केवल एक प्रकार से कला है, नहीं, खाली कला नहीं हो सकती है। या तो हम विज्ञान बोलेंगे तो खाली विज्ञान भी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि विज्ञान किसने माना है, ठीक, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को, वुंट ने क्या है, विलियम मैक्समिलियन वुंट, अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े थे, विलियम मैक्समिलियन वुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना था। ये भी सही होना चाहिए। और एक प्रकार से कला तो है, कोई भी चीज़ हमारे अंदर नॉलेज होता है वो हमारी कला कहलाती है, तो कला भी है, विज्ञान भी है। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विध्यात्मक विज्ञान, हाँ ये विध्यात्मक विज्ञान है, ठीक। आगे देखो, इसका एक्सप्लेन कर रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान ना पूर्ण रूप से कला है ना पूर्ण रूप से विज्ञान है, बल्कि ये विज्ञान और कला दोनों का मिक्स होता है, विज्ञान और कला का दोनों का मिक्स होता है। शिक्षक अपने कला और कौशल के माध्यम से ही बच्चों को कुछ सिखाता है। यदि शिक्षक के अंदर, शिक्षक है उसके अंदर कोई कौशल है और कला है, तभी सामने वाले व्यक्ति को अपनी रुचि के हिसाब से और सामने वाले व्यक्ति की रुचि के हिसाब से सिखाता है, तथा बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है, इसलिए इसे विध्यात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, क्या बात सही है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, हाँ अपने अंदर क्रिएटिविटी लाते हैं, उनको ऐसा माहौल मिल जाता है, ठीक दोस्तों, इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो अपने अंदर के छुपे हुए गुण को वो सृजन करते हैं। सभी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी गुण होते हैं, बस उनको वो माहौल मिलना चाहिए। तो बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ठीक, यह है। दूसरा ऑप्शन क्या है, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं है, कोरे कागज़ नहीं होते हैं, उनके अंदर भी नॉलेज होता है, ठीक दोस्तों, पूरी तरह कोरे कागज़ नहीं रहते हैं, कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, नहीं, यहाँ पर निगेटिव बात कर रहे हैं तो हम लोग निगेटिव पर तो लगाएंगे ही नहीं, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, नहीं, ये पूरी तरह गलत है। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ये भी जरूरी नहीं कि जो हम पढ़ाएं बच्चे उतना ही सीखें, क्योंकि हम लोग 24 आवर्स बच्चों के साथ नहीं रहते, ठीक, बच्चों को हम बताते हैं तो बच्चा भी अपने अंदर हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान को वो क्या करता है, रिसर्च के माध्यम से सोचता है, क्या सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, यदि ऐसा होगा तो उसका रिज़ल्ट ऐसा होगा, तो सामने वाले व्यक्ति भी एक प्रकार से आपके द्वारा बताए हुए शब्दों को वो कंठस्थ करता है और उस पर विचार भी करता है। तो केवल ये नहीं हो सकता है कि बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाए, नहीं, उनको जो पढ़ाया जाता है वो सीखते भी हैं और जो ना पढ़ाया जाए उसके विषय में भी थोड़ी जानकारी रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सामाजिक दर्शन है, या मीडिया मनोविज्ञान है, या शिक्षा मनोविज्ञान है, या शिक्षा समाजशास्त्र है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा था, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं, एक शिक्षक है वो अपने विद्यार्थी की क्षमता के विषय में जानता है। शिक्षक हमेशा जानता है कि हाँ कौन सा बच्चा कितना योग्य है, क्या
वो बच्चा दूसरे व्यक्ति से जल्दी समझ सकता है या दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा समय लेगा या कम समय लेगा। तो शिक्षक को मालूम होता है अपने बालक के विषय में कि कौन सा बच्चा, कौन सा विद्यार्थी कितनी क्षमता रखता है। तो विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, बात तो सही है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो यहाँ पर कौन सा उद्देश्य है? किसके माध्यम से शिक्षक सामने वाले व्यक्ति या बच्चे के विषय में जान पाएगा? क्या सामाजिक दर्शन के माध्यम से जान पाएगा? नहीं। मीडिया मनोविज्ञान के माध्यम से? नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान, तो हमारा ये सब्जेक्ट ही ये चल रहा है। और साइकोलॉजी के माध्यम से, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमता के विषय में जान सकता है कि सामने वाला बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है। क्या हमारे द्वारा पढ़ाया गया सब्जेक्ट क्या उसने कंठस्थ कर लिया है, क्या उसको समझ में आ रहा है? ये शिक्षक अच्छी तरह से जानता है कि बच्चे को कौन सी चीज़ जल्दी समझ में आ जाएगी और उसको किस ढंग से बताया जाए। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बना सकता है, सुगम बना सकता है और एक इफ़ेक्टिव बनाने का एक साइंस है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उसमें सुधार भी करने का प्रयास करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान विशुद्ध विज्ञान, ये तो एक विशुद्ध की बात कर रहा है, ये तो निगेटिव, इसको तुरंत हटा दीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है, ये भी हटाइए। शिक्षा मनोविज्ञान क्या मानक विज्ञान है? हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति के लक्ष्य को केंद्रित शिक्षा दी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है कि हाँ, व्यक्ति का लक्ष्य कहाँ पर है, उसको कहाँ पहुँचना है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा मानव के व्यवहार में परिवर्तन आता है, मानव के व्यवहार को परिवर्तित किया जाता है। जब कोई शिक्षा दी जाती है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? जब ये साइकोलॉजी वगैरह की बात यहाँ पर नहीं हुई थी, तो सबसे शुरुआत में बात करते हैं कि हमारे यहाँ अपने देश में, भारत जैसे देश में प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र के में किया जाता था? तो अर्थशास्त्र में किया जाता था, समाजशास्त्र में किया जाता था, दर्शन शास्त्र में किया जाता था कि शिक्षा शास्त्र में किया जाता था? तो जो आत्मा का प्रयोग शब्द आया था वो दर्शन शास्त्र में प्रयोग किया जाता था। तो दर्शन शास्त्र वो ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र में क्या है? दर्शन शास्त्र ज्ञान क्या देता है? परम सत्य क्या है, प्रकृति के सिद्धांत क्या है और उनके कारण क्या है, उनकी विवेचना करता है। यहाँ पर दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है। दर्शन शास्त्र है क्या? सामाजिक चेतना के रूप में से एक है। दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है। ये पूरा यहाँ पर आत्मा से संबंधित आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में चर्चा करता है, जिसमें व्यक्ति के आत्मा का अध्ययन किया जाता है। ये हमारा देश भारत जो दर्शन पहले पास्ट में जाते हैं, दर्शन शास्त्र वहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता था जिसमें आत्मा का ज्ञान दिया जाता था। व्यक्ति को पूरा अध्यात्म के माध्यम से ही परिवर्तित किया जाता था। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 1882 ई में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में, अब यहाँ पर बात करना है कि मनोवैज्ञानिक के बाद नाम बताना है तुम्हें। लंदन में मानवीय विशेषताओं, मानव से संबंधित जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। मानव की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। तो किसने किया था, कहाँ किया था? लंदन में किया था। वो नाम क्या है? अल्फ्रेड बिने ही हैं जो 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए, कि मानव की विशेषताओं का अध्ययन करना है, उसके लिए उन्होंने प्रयोगशाला ही बना डाली। क्या है दोस्तों? प्रयोगशाला का निर्माण कर दिया कि यहाँ पर आ करके और भी
मनोवैज्ञानिक आए, यहाँ पर मानव की विशेषता का अध्ययन करें। आने वाले समय में जो स्टूडेंट बड़े होकर के साइंटिस्ट बनेंगे मनोविज्ञान, तो वो भी यहाँ पर आकर के रिसर्च करें। ऐसी प्रयोगशाला बनाया, ऐसा इन्होंने इन्वायरमेंट बनाया। तो अल्फ्रेड बिने का बहुत ही योगदान है। 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण ही कर दिया। आगे चलते हैं हम, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। अब बताओ, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। ये तो कोई बात हुई नहीं यहाँ पर। आत्मसंतुष्टि, यहाँ पर तो एक स्वार्थ की भावना आ जाती है। आत्मसंतुष्टि मिले इसलिए तुम इसका अध्ययन करोगे, तो ये गलत है। इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक गर्व हो जाएगा उसको, अपने आप को प्राउड आएगा कि हम आप दूसरे को प्रभावित करने के लिए, इफ़ेक्ट डालने के लिए करते हैं। इसका मिसयूज करेगा, यहाँ पर मिसयूज की बात आ जाती, तो ये भी गलत है। अपने ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, दूसरों को प्रभावित कर सकता है। इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, ये भी स्वार्थ की भावना आ जाएगी कि एक परीक्षा में प्रथम आने के लिए उसने अध्ययन किया, ये भी स्वार्थ की भावना हो गई। तो ये भी 3 ऑप्शन नहीं रहेंगे। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। हाँ, ये दोस्तों सही है कि वो एक शिक्षक तो है ही, अध्यापक है पहले से ही, और शिक्षक क्या कर रहा है, एक मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहा है। तो मनोविज्ञान का जब अध्ययन कर लेगा तो वो शिक्षक और भी अच्छा हो जाएगा। कैसे? इसकी सहायता से वो जो शिक्षण है, शिक्षण मतलब पढ़ाने का, जो उसके अंदर पढ़ाने के जो गुण हैं उसको और इंक्रीज़ कर लेगा और बढ़ा लेगा। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। तो इसलिए शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे ज़्यादा व्यक्तिनिष्ठ विधि है, सबसे ज़्यादा व्यक्तिनिष्ठ विधि। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है? अंतर्दर्शन, हाँ, आत्मा का ज्ञान, अवलोकन, बहिर्दर्शन और प्रयोगीकरण। तो यहाँ पर आ जा अंतर्दर्शन। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे ज़्यादा व्यक्तिनिष्ठ विधि है तो अंतर्दर्शन पर ऑप्शन आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन है। इस विधि का प्रतिपादक, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये प्रतिपादन किसने दिया था? शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे ज़्यादा व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन है, तो किसने कहा था? इस विधि का प्रतिपादन विलियम हुंड को ही कहेंगे हम लोग, तथा उनके शिष्य जो थे टिचनर, विलियम हुंड और उनके शिष्य टिचनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि को अंतर्दर्शन कहा, माना। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, क्या ये सही है? विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा कौन सी है? बाल विकास की अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बालक केंद्रित शिक्षा, व्यक्तिक भिन्नताओं की समस्या। तो यहाँ पर क्या कह रहा था? कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? तो यहाँ पर एक सीमा की बात कर रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा बताना है, एक पार्ट बताना है। तो यहाँ पर व्यक्तिक भिन्नताओं की समस्या, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। व्यक्तिक भिन्नताओं की समस्या यहाँ पर समाधान होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, सबके चाल भाव ढंग बात करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पर एक सीमा क्या है? व्यक्तिक भिन्नताओं की समस्या यहाँ पर हल की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा ये तो सभी के लिए इक्वल होगा। कक्षा की समस्याओं का समाधान और बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, ठीक, ये तो है ये सब दोस्तों। तो यहाँ पर एक सीमा की बात कर रहा है कि व्यक्तिक भिन्नताओं की समस्या। तो व्यक्तिक भिन्नताओं की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान की एक
सीमा है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? प्रयोगात्मक विधि है तो यहाँ पर क्या आएगा? जुड ने, राइस एवं कार्नमाइन ने, विलियम वुंट ने, कोलिंस व ड्रेवर ने। तो किसने किया था? सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था प्रायोगिक विधि की? प्रयोगात्मक विधि। तो प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया? विलियम वुंट ने किया। विलियम वुंट ने किया और ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। अभी पीछे क्वेश्चन आया था। और ये दार्शनिक भी थे, चिकित्सक भी थे, मनोवैज्ञानिक भी थे। विलियम वुंट ने 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। तो अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दोगे आप? तो मनोविज्ञान की जो शिक्षा है हम लोग बालक को देते हैं, ठीक। तो बालक के अकॉर्डिंग ही शिक्षा हम लोग देते हैं कि बालक की क्षमता क्या है, ठीक। बालक क्या समझने योग्य है, वो उस योग्य है या नहीं, और हम बताते चले जा रहे, लेक्चर के ऊपर लेक्चर बच्चे के सामने देते चले जा रहे और बच्चा कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए बच्चे को जो समझ में आ रहा हम वही बताएंगे बच्चे को। इसलिए इसको हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा बोलेंगे। बच्चे की जो क्षमता होगी उतना ही उसको बतलाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा के विषय में हम बात करेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा इसका ऑप्शन सही होगा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान जो है बाल केंद्रित शिक्षा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। अब यहाँ पर वही बात हो गई कि मनोविज्ञान शुरुआत में क्या था, शुरुआत में क्या था, दर्शन शास्त्र था जिसमें आत्मा का ज्ञान दिया जाता था। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र से हुआ है, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा है। अब यहाँ पर साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि मनोविज्ञान का शब्द कैसे बना। साइकोलॉजी शब्द दो प्रकार से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगोस। साइको का मतलब ही होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो मतलब यहाँ पर आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करना साइकोलॉजी कहलाता है, और उसे ही हम मनोविज्ञान कहते हैं, जिसे दर्शन शास्त्र के अंतर्गत रखा गया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत। पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेर ब्रेनर द्वारा तैयार किया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रभावशाली अवधारणा, मानव विकास, मानव पारिस्थितिकी या बौद्धिक विकास। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया। किनके द्वारा? ब्रोफेर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया था। क्या तैयार किया गया था? पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है। कितने? 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणाली को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें कहा जाता है मानव पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी प्रणाली का सिद्धांत क्या कहलाता है? मानव पारिस्थितिकी। तो आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफन ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें मानव पारिस्थितिकी भी कहा जाता है, ह्यूमन इकोलॉजी भी कहा जाता है। ब्रोफेन ब्रेनर एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मानव विकास और उसके पारिस्थितिकी को समझने के लिए 4 प्रकार के पारिस्थितिकी स्तर बताएं। 4 प्रकार के पारिस्थितिकी स्तर बताए हैं, जो कौन कौन से हैं। एक है माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम। माइक्रो, मेसो, एक्सो और मैक्रो याद करिए दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी संबंधित माइक्रो, मेसो, एक्सो और मैक्रो सिस्टम, ये 4 सिस्टम बताए हैं। किसने बताए हैं? ब्रोफेन ब्रेनर ने बताए हैं, और ये एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे जो मानव पारिस्थितिकी के विषय में इन्होंने बताया था। आगे चलते हैं।
50 नंबर क्या कह रहा है? औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का डैश द्वारा अध्ययन किया जाता है। ये अधिगम का किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? ये कह रहा है कि औपचारिक वातावरण है, यहाँ पर औपचारिक वातावरण है तो इसका हमें अध्ययन करना है, अधिगम का अध्ययन करना है कि तो किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? क्या हम ये मानव विज्ञान होता है या शिक्षा मनोविज्ञान होता है, नैदानिक मनोविज्ञान होता है, सामाजिक मनोविज्ञान होता है? तो औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का हम मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा अध्ययन करेंगे। औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा अध्ययन किया जाता है। और औपचारिक होता क्या है शब्द? जैसे कि हम घर के अंदर हो या बाहर हो, दोस्तों के पास हो, कहीं पर घूमने जाते हैं तो हमें जो शिक्षा प्राप्त होती है ये औपचारिक वातावरण होता है यहाँ पर, और औपचारिक शिक्षा में प्राप्त होती है। तो ये एक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। इसका संबंध उन मानव व्यवहारों और व्यक्ति के अध्ययन से है जिनका उत्थान, विकास और मार्गदर्शन शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। आगे चलते हैं दोस्तों।